प्रिय छात्रों, इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट थी उसके हमने पीडीएफ और आपको वीडियो उपलब्ध कराई थी। अब हमारी यूनिट सेकंड प्रारंभ हो गई है, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको उपलब्ध करा दी है और मैं आशा करता हूं कि आपने उसको नोट के रूप में लिख लिया होगा। अब हम सेकंड यूनिट है, उसकी मैं आपको वीडियो बारी बारी से उपलब्ध करा रहा हूँ। सेकंड यूनिट है, जो हमारा चैप्टर है वो है संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंधन। तो संक्रमण धातु जो संकुल होते हैं उसमें धातु और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको समझाने के लिए मुख्य रूप से 4 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, दूसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, तीसरा है आणविक कक्षक सिद्धांत और चौथा है लिगैंड क्षेत्र सिद्धांत। बीबीटी, सीएफटी, एमओटी और एलएफटी। सबसे पहला जो सिद्धांत है इसमें वो है संयोजकता बद्ध सिद्धांत। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो आपने इसके बारे में आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया था, इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है इसमें, और सिर्फ इसकी लिमिटेशन दे रखी है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों फेल हो गई, उसके बाद में फिर सीएफटी क्यों आई। तो हम थोड़ा सा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि इस सिद्धांत के अनुसार संक्रमण धातु संकुलों में प्रयोग को मुख्य रूप से 3 प्रकार समझा जा सकता है। पहला है केंद्रीय धातु परमाणु आयन अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली परमाणु कक्षक उपलब्ध कराएगा। ये खाली कक्षक संकरित होकर समान बंदी कक्षकों का एक समूह बनाते हैं जिनमें निश्चित दिशात्मक गुण पाया जाता है। कुल मिलाकर इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है, आयन है, वो समन्वय संख्या के बराबर। समन्वय संख्या का मतलब है उससे कितने वो जुड़ सकते हैं, परमाणु जुड़ सकते हैं, लिगैंड जुड़ सकते हैं, हाँ, वो उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे एक संकरित कक्षक का निर्माण होता है और उनसे उनकी एक निश्चित दिशा प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट है इसमें सिग्मा बंध बनाने के लिए धातु के खाली संकर कक्षक दाता समूह के भरे हुए कक्षकों से अतिव्यापन करते हैं। ये थ्योरी कहती है कि धातु और लिगैंड के बीच में जो बंध बनता है उसमें क्या होता है, जो धातु के खाली कक्षक हैं वो लिगैंड के भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उनके बीच में अतिव्यापन होता है, उससे एक सिग्मा बंध का निर्माण होता है। मेटल और लिगैंड, लिगैंड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब मेटल की तरफ होता है और मेटल के जो खाली कक्षक उसको उपलब्ध कराए जाते हैं उनके बीच में अतिव्यापन होता है, उससे सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट दे रखा है इसमें धातु तथा लिगैंड के मध्य सिग्मा बंध के अतिरिक्त पाई बंध भी बनता है। ऐसा तभी संभव है जब धातु के भरे हुए डी कक्षक दाता परमाणु के खाली कक्षकों से अतिव्यापन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया मेटल और लिगैंड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि सिग्मा बॉन्ड का निर्माण जब होता है जब इलेक्ट्रॉन लिगैंड की तरफ से दाता समूह से मेटल के खाली कक्षकों के बीच में आदान प्रदान होता है या अतिव्यापन होता है, उससे जो बंध का निर्माण होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बंध। लेकिन जस्ट अपोजिट उल्टा, अगर धातु और लिगैंड के मध्य में सिग्मा बंध के अतिरिक्त अगर पाई बंध भी बनता है तो ये तभी संभव है जब धातु के भरे हुए डी कक्षक दाता परमाणु के खाली कक्षकों से, दाता परमाणु का मतलब है लिगैंड जिन्होंने पहले इलेक्ट्रॉन प्रदान किया था, उसके खाली कक्षकों, किसके खाली कक्षकों को, मेटल के खाली कक्षकों को उपलब्ध कराया, जिससे सिग्मा बंध का निर्माण हुआ था। जस्ट उल्टा, जब धातु के भरे हुए कक्षक और दाता परमाणु के खाली कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करते हैं तो उससे पाई बंध का निर्माण होता है। दूसरी बात यह है जब लिगैंड से इलेक्ट्रॉन धातु की तरफ जाते हैं तो जो आवेश है, जो चार्ज है वो धातु पर बढ़ जाता है, तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए धातु के भरे हुए कक्षक वापस उसके खाली कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करते हैं दाता समूह के, और उनके बीच में पाई बॉन्ड बनता है, जिससे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। और जो आवेश था, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, जो लिगैंड से धातु की ओर जाता है, वो चार्ज भी बैलेंस हो जाता है। इस प्रकार लिगैंड से धातु की ओर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है और धातु से लिगैंड की ओर इलेक्ट्रॉन के प्रदान करने से या अतिव्यापन करने से पाई बंध का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे सिग्मा बंध का निर्माण कैसे होता है और पाई बंध का निर्माण कैसे होता है तो क्लियर होना चाहिए कि लिगैंड की तरफ से या दाता समूह की तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रदान करने पर, अतिव्यापन करने पर सिग्मा बंध का निर्माण होता है, और धातु की तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रदान करने पर या अतिव्यापन करने पर पाई बंध का निर्माण होता है। तो ये क्लियर है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया इस प्रकार से मेटल और लिगैंड के बीच में एक बंध का निर्माण होता है। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था। इसके बाद में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी
क्यों फेल हुई, उसके बाद में CFT क्यों आई, MOT क्यों आई, LFT क्यों आई, तो उसकी कुछ सीमाएं थी जिनका जवाब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो पहली लिमिटेशन है, आपके पेपर में इसमें से सवाल पूछा जाएगा, वो CFT का सवाल आएगा, लेकिन कभी कभी उसके साथ में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या वो थे, सिद्धांत था और उसकी क्या कमियां थी। या कभी कभी होता है CFT का सवाल दे देगा, उसके साथ में कुछ आपको पूछेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं लिखी है। पहला इसका वो है सीमा है, संक्रमण धातु यौगिकों के रंगीन विलयन। अधिकांश संक्रमण धातु आयन रंगीन पाए जाते हैं। इस गुण की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि इस सिद्धांत में डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो संक्रमण धातु के संकुल होते हैं वो कलर देते हैं। कलर क्यों देते हैं इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती। उसके बारे में कौन सी बताती है, CFT थ्योरी बताती है उसके बारे में, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डी कक्षकों का दो भागों में विभाजन नहीं होता है। जैसे CFT में होता है T2G EG में विभाजन होता है, उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन का निम्नतम ऊर्जा के कक्षकों से उच्चतम ऊर्जा के कक्षकों में संक्रमण होता है तो इस तरह से वापस आते हैं तो एक कलर प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं होती। तो सबसे पहले इसकी क्या कमी थी कि संक्रमण धातु जो आयन है वो रंगीन पाए जाते हैं, उसके बारे में ये व्याख्या नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका, इस सिद्धांत के द्वारा धातु आयनों की प्रकृति के बारे में बताया गया है, परंतु लिगैंड की प्रकृति के बारे में नहीं है, जबकि संकुल निर्माण में धातु और लिगैंड दोनों का महत्व है। ये सिद्धांत बताता है कि ये धातु किस प्रकार का धातु है, मृदु धातु है, कठोर धातु है, उसके बारे में ये बताता है, लेकिन लिगैंड के बारे में नहीं बताता कि लिगैंड कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, वीक लिगैंड है, उसके बारे में ये कुछ नहीं बताता। सिर्फ धातु की प्रवृत्ति के बारे में बताता है कि धातु ये धातु इस प्रवृत्ति का है, लेकिन लिगैंड किस प्रवृत्ति का है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके बारे में यह नहीं बताता। जबकि संकुल निर्माण में लिगैंड और धातु का बराबर रोल है। आपने पहले भी देखा मेटल और लिगैंड के बीच में कैसे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। जब दोनों की तरफ से इलेक्ट्रॉन या दोनों की तरफ से अतिव्यापन होता है, भरे हुए खाली कक्षक फिर भरे हुए खाली कक्षक के बीच में, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। इसका मतलब संकुल निर्माण में धातु और लिगैंड का बराबर महत्व है। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ किसके बारे में बताती है, धातु के बारे में बताती है, लिगैंड के बारे में नहीं बताती कि लिगैंड की प्रवृत्ति कैसी है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक लिगैंड है। तो इस पे ये फेल हो गई। तीसरा सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा संकुलों के चुंबकीय गुण तथा ज्यामिति के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। इस चुंबकीय गुण कि चुंबकीय गुण कैसे और इसकी ज्यामिति कैसे आती है, इसके बारे में ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता। जैसे इसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें पहला एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल है। पहले का इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपको DsP2 संकरण है, नीचे वाले में संकरण sp3 है, ऊपर वाले का जो ज्यामिति आती है वो वर्गाकार ज्यामिति है और नीचे वाले की ज्यामिति आती है वो चतुष्फलकी ज्यामिति। ये कैसे आई, इसका संकरण कैसे आया, इसकी ज्यामिति क्यों आई, इसके बारे में स्पष्ट नहीं बता पाती। जबकि आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक में लिगैंड जो जुड़ा हुआ है, एक निकल, एक जो धातु है वो सेम धातु दोनों के साथ में, लेकिन जो लिगैंड है वो दोनों में ही कैसा है, संकुलों में अलग अलग लिगैंड है। ऊपर वाला जो संकुल है उसमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड जुड़ा हुआ है और नीचे वाले में कैसा वीक लिगैंड जुड़ा हुआ। उसके आधार पर इनकी संकरण और ज्यामिति अलग अलग हो जाती है। यह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बारे में नहीं बता पाती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, एक ही धातु है उसके साथ में चार चार लिगैंड दोनों के साथ में जुड़े हुए, लेकिन उसकी जो ज्यामिति संकरण अलग अलग है वो स्पष्ट इसके बारे में नहीं बता पाती। क्यों नहीं बता पाती, क्योंकि इससे ऊपर वाले पॉइंट में उसने साफ लिखा है कि वो लिगैंड की प्रकृति के बारे में नहीं बताता कि लिगैंड कैसा है। जब तक वो लिगैंड के बारे में उसको यही पता है कि ये लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो वो कैसे इसके बारे में डिफाइन करी, तो ये थ्योरी इसके बारे में नहीं बता पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद में, इस सिद्धांत के द्वारा ऐसे किसी उचित कारण पर प्रकाश नहीं डाला जाता कि जब समान ज्यामिति के दो संकुलों में धातु की ऑक्सीजन अवस्था व समन्वय संख्या समान है, संकरण में भिन्न भिन्न डी कक्षों का उपयोग क्यों किया जाता है। वही सेम कंडीशन है, क्योंकि ये लिगैंड के बारे में बताते ही नहीं लिगैंड कैसा है। इसमें जब तक लिगैंड के बारे में क्लियर नहीं हुआ कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक लिगैंड है, तो हम उसकी ज्यामिति, उसकी संकरण के बारे में या उसकी क्या ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसके बारे में क्लियर नहीं कर पाती है। यही सेम दो एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, एक में H2O लिगैंड है, एक में CN लिगैंड है। दोनों लिगैंडों में एक वीक लिगैंड है, एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, इसीलिए इनकी ज्यामिति, इनका संकरण अलग अलग है। sp3d2 है, d2sp3 संकरण आता है, इसके बारे में ये थ्योरी नहीं बताती है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार एक ही परमाणु के लिगैंड से निर्मित संकुल, एक ही परमाणु के लिगैंड से निर्मित संकुल, जैसे इसमें दे रखा है मेटल है उसके साथ में 6 लिगैंड है, दूसरा है उसके साथ में 4 लिगैंड है,
पूर्णतः समान ज्यामिति के होने चाहिए, अर्थात मेटल लिगेंड बंद दूरी समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें एक एग्जांपल दिख रहा है, कॉपर है, उसके साथ में H2O 6 लिगेंड है, इनमें से 4 H2O समान दूरी पर और 2 H2O अधिक दूरी पर होते हैं। कुल मिला के ये कह रहा है, सिद्धांत कहता है कि अगर हमारे पास में एक जैसे लिगेंड हैं और तो एक जैसे लिगेंड हैं तो उनकी ज्यामिति भी समान होनी चाहिए, और समान ज्यामिति है तो मेटल लिगेंड की दूरी भी समान होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा है अष्टफल की जो संरचना होती है, ऑक्टाहेड्रल जो संरचना होती है, उसमें देखा होगा आपने कि 4 लिगेंड उसके 4 कोनों पर स्थित होते हैं, 4 लिगेंड उसके 4 कोनों पर स्थित होते हैं, और उसके 2 लिगेंड जेड अक्ष पर ऊपर और नीचे स्थित होते हैं, जिनको बोलते हैं अपन ट्रांसपोजिशन पर स्थित होते हैं। तो कुल मिला के मेटल और लिगेंड की दूरी है वो 4 लिगेंडों की एक समान दूरी होती है और 2 लिगेंडों की अधिक दूरी होती है। तो जब इस सिद्धांत से पूछा गया तो ये कुछ उसके बारे में नहीं बता पाता कि ये 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं वो अधिक दूरी पर क्यों जुड़े हुए हैं, और जो 4 लिगेंड हैं वो समान दूरी पर क्यों जुड़े हुए हैं, जबकि लिगेंड कैसे हैं, 6 के 6 लिगेंड एक समान ही लिगेंड हैं, तो उनके बीच की दूरी अलग अलग क्यों, इसके बारे में ये सिद्धांत नहीं बता पाता। इस सिद्धांत के द्वारा कॉपर सेकंड के इस संकुल में की वर्गाकार ज्यामिति की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये इसमें दे रखा है, इसमें अमोनिया 4 अमोनिया है, तो ये इसके बारे में कि इसकी वर्गाकार ज्यामिति क्यों है, इसके बारे में सिद्धांत नहीं बता पाता है। D8 विन्यास वाले धातु आयन निकल है, पैलेडियम है, गोल्ड है आदि से निर्मित 5 उप सह संयोजक संख्या वाले संकुलों के व्यवहार को यह सिद्धांत नहीं समझा पाता। इनका D8 विन्यास आता है, उनकी किस प्रकार से ज्यामिति होगी, क्या होगा, उसके बारे में भी सिद्धांत नहीं बता पाता। लास्ट पॉइंट है इसका, इस सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि नहीं समझाई जा सकती है। कुल मिला के ये सिद्धांत नहीं बता सकता कि अभिक्रिया की क्या दर होगी और उसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, इस सिद्धांत के द्वारा नहीं पता जा सकता है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ ये पॉइंट थे, 7 पॉइंट हैं जो इसकी सीमाएं थीं कि इनके द्वारा 7-8 पॉइंट हैं कि ये इसकी सीमाएं थीं, इनका वर्णन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं किया जाता है। जब भी सवाल पूछा जाता है वो सवाल हमेशा यही पूछा जाता है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं लिखी है, तो आपको ये पॉइंट सिंपल पॉइंट हैं, इनको बारी बारी से आप अपनी भाषा में अपने अनुसार लिख के आ सकते हैं। धन्यवाद।